हेलो नॉक्स आर्मी, तो कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मुझे पता है वीडियो काफी लेट हो गई है, इसलिए अब से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्द से जल्द लाऊं तुम सबके लिए। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी पल स्किप मत करना, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अब सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में कोई कहता है, मेरे फादर हमेशा कहते थे कि मैं किसी भी चीज की डिजायर नहीं कर सकता, और इसीलिए तुम्हें हमेशा अपने ब्रदर की साइड में ही रहना होगा, बिल्कुल किसी शैडो की तरह। और हम देखते हैं कि उस पर्सन को कई सारे सोल्जर्स ने घेर रखा होता है। फिर हमें उस पर्सन का चेहरा दिखाया जाता है, और यही इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। तभी कोई वहां आते हुए कहता है, तुम प्राइसलेस साइट। और हम मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जो काफी घायल लग रहा होता है। पर वो नाइट सोचता है, ये अकेला ही कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर्स से फाइट कर रहा है। तभी वो पर्सन कहता है, ऐसा कि उसके ब्रदर से उम्मीद थी। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम सायन वर्ट होता है। सायन गुस्से से कहता है, बोरिस। लेकिन वो पर्सन अजीब तरीके से हंसने लगता है, जिसे देखकर सायन अपना डैगर निकालते हुए कहता है, तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? वो अपना ब्लैक ऑरा बाहर निकालते हुए गुस्से से कहता है, क्या ये सब करने के लिए एम्परर ने कहा? इतने खतरनाक ऑरा को देखकर बोरिस डरते हुए कहता है, तो ये है वो ब्लैक फॉग जिसके बारे में मैंने रूमर्स सुने थे। सायन अपने ब्लैक ऑरा को पूरी तरह बाहर निकालता है, जिसे देखकर बोरिस कहता है, तो तुम मिस्ट के असैसिन हो। और वो मिस्ट के बारे में बताता है। मिस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लाइट नाइट्स के लिए किसी फॉग की तरह है। अगर मैंने अपने हायर अप्स को बता दिया कि मैंने मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्सन को किल कर दिया, लेकिन सायन उसकी बात को काटते हुए कहता है, हाँ बता देना, लेकिन यहां से जिंदा जाने के बाद, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। बोरिस कहता है, अगर तुम अपनी सीक्रेट पावर का यूज करने वाले हो तो अभी से गिव अप कर दो, क्योंकि यहां 9 स्टार का मैजिक बैरियर कास्ट किया गया है। सायन सोचता है, मुझे यहां से निकलना होगा और अपने ब्रदर के साथ मिलकर कल्प्रिट को ढूंढना होगा। और सायन गुस्से से कहता है, एक बैरियर, मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी कोई कहता है, सायन अब बस बहुत हो गया। पर सायन उसे देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है। हम उस पर्सन को देखते हैं, और वो सायन का ब्रदर है। सायन सोचता है, क्या इन सब के पीछे ये था? और उसका नाम है एशियन वर्ट है। अब एशियन काफी कूल तरीके से आगे बढ़ता है और सायन के पास आकर कहता है, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझे यहां देखकर काफी कंफ्यूज हो। सायन हैरानी से कहता है, क्या? इसका क्या मतलब है? एशियन कहता है, सायन, तुमने अपनी ड्यूटीज को अच्छे से निभाया, इस क्लैन के लिए, यहां के लोगों के लिए, और खासकर मेरे लिए। अब ये सुनकर सायन काफी शॉक हो जाता है, लेकिन एशेन यहीं पर नहीं रुकता और कहता है, तुमने इतना सब कुछ किया, इसीलिए मैं सोच रहा हूं तुम्हें इस बर्डन से आजाद कर दूं। सायन अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, क्या मैंने कुछ गलत किया है? एशियन उसे देखते हुए कहता है, गलत? हाँ, इस ब्लैक फॉग को देखो, तुम एक मर्डरर के अलावा कुछ नहीं हो। मैं तो तुम्हें ह्यूमन भी नहीं कह सकता। ये सुनकर सायन गुस्से से अपना ऑरा और ज्यादा रिलीज करता है। एशेन चिल्लाकर कहता है, तुमने हमें काफी समय तक मूर्ख बनाया है, क्या तुम सच में अपने गुनाहों को नहीं मानते? सायन कहता है, क्या गुनाह? ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? तुम शायद ये भूल गए हो, लेकिन एम्पायर के सक्सेशन फाइट में, डीमन किंग की आर्मी रेड में, और यहां तक कि कॉन्टिनेंट की वॉर में मैंने तुम्हारी इतनी मदद की क्योंकि मैंने अपनी लाइफ तुम्हें सर्व की थी। और ये बोलते ही वो गुस्से में अपना हाथ जमीन पर मारता है। वो अपना ऑरा निकालते हुए कहता है, लेकिन तुम मुझे मारने की सोच रहे हो। मैंने 20 सालों तक एक डॉग की तरह तुम्हारे अंडर काम किया है। उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है, पर वो कहता है, अब चाहे मेरी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, वो भी इसी वक्त। इसका मतलब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहकर वो अपनी पूरी पावर को बाहर निकालता है। इतनी सारी पावर्स को देखकर एक कमांडर घबराकर कहता है, क्या इतना सारा माना? ये तो इम्पॉसिबल है, ये ह्यूमन नहीं हो सकता। सायन कहता है, तुम सब मूर्ख हो। एक हीरो अपने छोटे भाई को मारना चाहता है क्योंकि वह उससे डर गया। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर एशेन काफी गुस्से में आ जाता है। अब सायन अपनी खतरनाक फॉर्म में एशेन पर बहुत स्पीड से अटैक करने लगता है, जिसे एशेन बड़ी आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। सायन अटैक करते हुए सोचता है, बस एक मौका काफी होगा इसे हराने के लिए। और वो अपनी पावर्स को बढ़ाकर एशेन की तरफ अटैक करते हुए सोचता है, अगर मैं उसके वीक पॉइंट पर अटैक कर दूं तो वो रीजेनरेट नहीं हो सकेगा।
वो उस पर बहुत खतरनाक अटैक करता है, लेकिन तभी एक बैरियर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर सायन शॉक में कहता है, डैम इट, तो ये इस बोरिस का काम है। पर वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही एशेन की होली स्वॉर्ड उसके सीने को चीर देती है। एशेन कहता है, तुम मेरे छोटे भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हें पेनलेस डेथ देने वाला था, लेकिन तुमने अपना असली रंग दिखा ही दिया। मैं पहले से जानता था कि तुम एक डीमन हो, इसीलिए मैंने तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं किया। ये सुनकर सायन काफी हैरान हो जाता है। एशेन उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और वहां से जाने लगता है। सायन की बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है, पर सायन कहता है, डैम इट, क्या ये मेरा अंत है? ये बेकार लाइफ। हम एशेन को देखते हैं जिसे पीछे कुछ महसूस होता है, और जैसे ही वो पीछे देखता है उसे अपनी मौत सामने दिखाई देती है। सायन अपनी बची हुई ताकत से एशेन के गले पर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक लगने वाला होता है, एशेन अपनी होली सोर्ड से एक स्लैश में सायन की गर्दन उड़ा देता है। हमें ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है, लेकिन तभी कोई कहता है, यंग मास्टर सायन, और सायन घबरा कर उठ जाता है। तभी एक मेड कहती है, आप कितनी देर तक सोने वाले हो यंग मास्टर? आपको जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। सायन कहता है, एमिली, तुम यहां कैसे हो? यह सुनकर एमिली थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन तभी सायन कुछ नोटिस करता है और एमिली की तरफ देखकर सोचता है, पूरे 20 साल हो गए जब मैंने इसे देखा था। एमिली थोड़ा पीछे होकर धीरे से कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम अभी भी ड्रीम देख रहे हो? सायन उसकी बात को इग्नोर करता है और सोचता है, ये जगह मुझे याद है, इस रूम को मैं यूज करता था, इसका फर्नीचर भी अभी वैसा ही है। तभी वो चौंकते हुए कहता है, रुको जरा, इसका मतलब मैं दोबारा चाइल्ड बन गया? ये कैसे हो सकता है? एमिली कहती है, यंग मास्टर सायन, क्या तुम ट्रेनिंग से बचना चाहते हो? ये सब करके तो भूल जाओ, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। सायन हैरानी से कहता है, क्या ट्रेनिंग? लेकिन कौन सी ट्रेनिंग? अब सीन शिफ्ट होता है और हम वर्ड क्लैन की डची को देखते हैं। सायन उसे देखकर सोचता है, इसका मतलब ये सच है कि मैं पास्ट में वापस आ गया हूं, लेकिन ये वैसा नहीं कि मरने के बाद सारी यादें सामने आ रही हों। सायन कहता है, मुझे याद है, 20 साल पहले मार्च 1 और इसी साल मैं एकेडमी में जाने वाला था, और ये ट्रेनिंग सेशन ड्यूची में हर साल होता है, और ये है ड्यूची के ओनर और मेरे फादर। ये हर साल इस इवेंट को अटेंड करते हैं। और ये है मेरा ओपोनेंट क्रैंसवर्थ, ये मेरे सेम एज का है लेकिन मेरा हाफ ब्रदर। और ये है ड्यूक की वाइफ और इसकी मदर मार्गरेट एर्जेथ। इसी की वजह से क्रैंस को बहुत अटेंशन मिलती है। ये तो एक फैक्ट था कि हम दोनों सबसे छोटे हैं, लेकिन इसी वजह से पास्ट लाइफ की फाइट में इसने मुझे सरेंडर करने के बाद भी बुरी तरह से मारा था। और यही फाइट वो रीजन थी जिस दिन से फादर ने मुझ पर ध्यान देना छोड़ दिया। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां एमिली कहती है, तुम सरेंडर क्यों ना कर देते? सायन कहता है, फिक्र मत करो, मैं जरूर विन करूंगा। लेकिन वो मन ही मन कहता है, एक मेड भी मुझे इस लायक नहीं समझती। उसे कुछ महसूस होता है और वो सोचता है, ये बस एक रेपियर है, लेकिन ये कितनी हैवी है। मेरी स्ट्रेंथ अभी भी पहले जैसी ही है। पीछे एमिली सायन से कहती है, ज्यादा हर्ट मत हो यंग मास्टर। सायन उसकी बात को इग्नोर करते हुए सोचता है, ये फीलिंग सच में रियल है, ये कोई ड्रीम नहीं हो सकता। ऐसा कोई मैजिक स्पेल नहीं है जो इतना स्ट्रॉन्ग इल्यूजन बना सके। तो सायन सीरियस होकर सोचता है, तो इसका मतलब मैं सच में पास्ट में वापस आ गया हूं। अब हम उन दोनों को फाइट के लिए आमने सामने देखते हैं। क्रैंस कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम भागे नहीं। सायन सोचता है, इसका मतलब मैं फ्यूचर को चेंज कर सकता हूं। वो अपने फादर की तरफ देखता है, तभी फादर मैच स्टार्ट करा देते हैं। क्रैंस तेजी से सायन पर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें अपना ध्यान ओपोनेंट से नहीं हटाना चाहिए, इडियट। लेकिन सायन उसे देखकर कहता है, तुम बहुत स्लो हो, और थोड़ा पीछे हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। क्रैंस गुस्से से दोबारा अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि वो वार करे, सायन अपनी सोर्ड से उसकी सोर्ड को दूर गिरा देता है और उसके पैर पर अटैक करता है, जिससे क्रैंस दर्द में नीचे गिर जाता है और उसकी मदर मार्गरेट हैरान रह जाती है। पर ड्यूक कुछ नोटिस करते हैं। सायन सोचता है, जैसे ही मैंने अपनी सोर्ड इसके ऊपर रखी, ये ड्यूएल यहीं खत्म हो जाएगा। वो सोर्ड को टाइट पकड़कर सोचता है, लेकिन मेरी पास्ट लाइफ में इसने सरेंडर करने के बाद भी मुझे बुरी तरह मारा था, और ये यहीं नहीं रुका, इसने एकेडमी में भी मुझे बुली करना कंटिन्यू किया। सायन गुस्से से कहता है, तो ये वो गलती दोबारा न करे, मुझे इसे यहीं रोकना होगा। और वो क्रैंस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इस बार मैं खुद के रास्ते पर चलूंगा। अब क्रैंस काफी डर जाता है और उसकी हालत काफी खराब लग रही होती है। तभी अनाउंस होता है, क्रैंस ने इस ड्यूएल को लूज कर दिया है। अब सायन कहीं जाते हुए कहता है, ड्यूक ने मिलने के लिए बुलाया है।
मेरी विक्ट्री और इम्प्रेसिव ड्यूअल की वजह से। सायन सोचता है, ये यूल्केन है, एक हाई क्लास नाइट जो ड्यूक के साथ हमेशा रहता है, लेकिन आज ये मुझे एस्कॉर्ट कर रहा है। तभी सामने मार्गरेट एर्जेथ आती है, जिसे देखकर सायन मुस्कुराते हुए सोचता है, ये जरूर अपने सन की वजह से यहां पर आई है, और कहता है, क्रैंस अभी ठीक है। मार्गरेट गुस्से से कहती है, अपने भाई को पीटने के बाद भी तुम्हें ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत है? तुम सच में घटिया हो। सायन कहता है, तो तुम्हें ड्यूअल कैसी लगी? मार्गरेट कहती है, यही कारण है कि एक कमीने बच्चे को फैमिली के बच्चों जैसा ट्रीट करना बेवकूफी है। सायन गुस्से से भर जाता है, लेकिन मार्गरेट रुकती नहीं। वो कहती है, जैसी माँ वैसा बेटा, इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ सड़कों पर भीख मांगती थी। तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ फाइट करने दी। और मैं सच बताऊं तो तुम्हारी माँ एक वैश्या थी। ये सुनकर सायन के खून में मानो आग लग जाती है। वो गुस्से से मार्गरेट को देखते हुए सोचता है, इसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। क्या मैं इसे यहीं पर किल कर दूं? और इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक कर देना, और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। और अगर तुम लोगों ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सायन काफी गुस्से से मार्गरेट को देखते हुए सोचता है, क्या मुझे इसे अभी मार देना चाहिए? बट वो मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे पता है इसे मैं ज्यादा सफर कैसे करा सकता हूं, क्योंकि मैं इसे धीरे धीरे टॉर्चर करूंगा। और वो मार्गरेट से कहता है, क्या तुम्हें पता है मैं एकेडमी जाने वाला हूं, वो भी क्रैंस के साथ। पर मार्गरेट कहती हैं, तुम्हारे कहने का एग्जैक्टली क्या पॉइंट है? तो सायन काफी क्रिपी वे में कहता है, मुझे यकीन है तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा सन अपने हाथ पैरों के साथ ही ग्रेजुएट हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम ये नहीं चाहती हो। और ये सुनकर मार्गरेट काफी गुस्से से कहती हैं, तुम कमीने बच्चे, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? और वो उसे मारने वाली होती है। पर तभी यूल्केन अपना हाथ सायन के सामने लेकर आ जाता है और वो मार्गरेट से कहता है, हमें ड्यूक ने अर्जेंट बुलाया है, तो मुझे नहीं लगता हमें और लेट होना चाहिए। और वो गुस्से से मार्गरेट की तरफ देखकर कहता है, तो हमें जाना चाहिए। और मार्गरेट उन्हें जाते हुए देखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाती। और सायन हंसते हुए सोचता है, यहां ड्यूक का ऑर्डर ही सबसे ऊपर है और मुझे खुद ड्यूक का पर्सनल नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर यहां पर ड्यूक की वाइफ भी इन्हें रोकना चाहें तो वो भी ऐसा नहीं कर सकती। अब सायन को देखते हैं, जो ड्यूक के सामने बैठकर कहता है, मैं वर्ट हाउस का यंगेस्ट चाइल्ड सायन आपको ग्रीट करता हूं फादर। और वो सोचता है, मैं ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बाद फेस टू फेस मिल रहा हूं। और हम ड्यूक को देखते हैं जिनका नाम विलियस वर्ट होता है, और वो कहते हैं, सीट पर बैठ जाऊं? अब सायन बताता है, वेलियस के ग्रेट लॉर्ड का उशिफ एम्पायर का एक वेस्टर्न फ्यूड था और दुनिया उसे अलग नाम से बुलाती है, जैसे गार्डियन ऑफ कॉन्टिनेंट। और सायन बताता है, मेरे फादर ने किसी हीरो की तरह डीमंस को काफी लंबे समय तक रोक कर रखा अपनी असीम मैजिक पावर की मदद से, और इन्होंने अपनी डेथ तक डीमन किंग की आर्मी से फाइट की एंटायर कॉन्टिनेंट के पीस के लिए। लेकिन मेरी उनसे जड़ी यादें एक ऐसे पर्सन के रूप में हैं जिसने अपनी पूरे जीवन को दूसरों की सेवा में बिताने का निर्णय लिया, एक स्टूपिड पर्सन की तरह। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी ड्यूक थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, तुम्हारी आंखें प्रिसाइजली सोर्ड को फॉलो कर रही थी और तुमने उसे डॉज भी किया। ये सुनकर सायन कंफ्यूज हो जाता है, पर ड्यूक बताते हैं, जब क्रैंस तुम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो तुम्हें उसके सोर्ड स्विंग के पाथ के बारे में पता था, और इस वजह से उस अटैक को तुमने बड़े आराम से डॉज कर लिया। तो तुमने सोर्ड को कब लर्न किया? और सायन सोचता है, मेरे फादर सच में काफी शार्प है। अब सायन कहता है, मैंने ये खुद से लर्न किया है फादर, और मैं एवरी नाइट को सोर्ड प्रैक्टिस करता हूं। तभी ड्यूक कहते हैं, जहां तक मुझे पता है तुम्हें सोर्ड्समैनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने इतनी अच्छी स्किल को हाइड क्या रखा? तो सायन कहता है, मैं अपने ऊपर किसी भी तरह का अटेंशन नहीं लाना चाहता था। तभी ड्यूक कहते हैं, तो ऐसा है, लेकिन फिर भी तुमने क्रैंस को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन मैं काफी हैरान हूं जो तुमने फाइट के दौरान किया उसे देखकर। तो सायन हैरान होकर सोचता है, इस क्वेश्चन को पूछते ही भी मुझे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, और क्या ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या करने में केपेबल हूं? तभी सायन कहता है, मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूं। तो ड्यूक कहते हैं, प्रूव, लेकिन क्या प्रूव करना चाहते हो? तो सायन कहता है, मैं क्रैंस से बेटर हूं, भले फिर हम दोनों का ब्लड सेम हो
और मैंने इस ड्यूअल का मीनिंग भी यही निकाला, जिसके बाद वहां थोड़ी शांति हो जाती है। पर तभी ड्यूक एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, तुमने क्लियर और कंसाइज आंसर दिया है। मुझे नहीं पता था तुम इतने टैलेंटेड होंगे और मैं बहुत खुश हूं। तुम एक दिन अशेल के साथ में काम करोगे। ये सुनकर सायन काफी हैरानी से कहता है, क्या इसका मतलब मैं उसका हेल्पर बनूं? ये सोचने के साथ उसे पास्ट के विजन भी आ रहे होते हैं कि कैसे अशेल ने उसे धोखा दिया था, और वो सोचता है ये अभी भी वैसा ही हो रहा है। फादर अभी भी अशेल से काफी ऑब्सेस्ड है और सायन अपनी मुट्ठी को काफी जोर से बंद करता है। पर ड्यूक कहते हैं, यहां पर कोई ट्रॉफी तो नहीं है, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी रिवॉर्ड ले सकते हो, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे तुम बता सकते हो। तो सायन सोचता है, तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो भी वो एशेल लेने का ट्राई करेगा। और सायन कहता है, मुझे चाहिए फादर, और हमें यहां बताया नहीं जाता कि सायन क्या मांगा है। अब हम एमिली को देखते हैं जो काफी चिल्लाते हुए कहती हैं, तुमने क्या कहा? तुम बैटल फ्रंट में जाने वाले हो? तो सायन कहता है, हां तुमने सही कहा। तो एमिली काफी गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें आइडिया है वो प्लेस कितनी खतरनाक है? और वो घबराकर बताती है, वहां पर काफी सारे डिमोनिक बीस्ट होते हैं, और हमें बताया जाता है वेलियस उशिफ एम्पायर का वेस्टर्न प्लेस, ये वो जगह जिसे पूरा कॉन्टिनेंट बैटल फ्रंट के नाम से जानता है, यहां तक कि लिमिया वैली जिसे फ्रंट लाइन भी कहा जाता है, और इस जगह को बैटलफील्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहां कई सौ सालों से डीमंस के साथ फाइट होती आई है। इसी वजह से फादर ने मुझे वहां ले जाने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे एक शर्त दी। वह शर्त थी 1 महीने में मुझे लिमिया वैली में जाने इतना स्ट्रांग बनना होगा। और सायन सोचता है, मैं नहीं जानता फादर किस आधार पर मुझे वहां ले जाएंगे, लेकिन कुछ भी हो मुझे 1 महीने में जितनी हो सके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। और वो अपनी पिछली फाइट को याद करते हुए कहता है, कम से कम मैं इतना लकी हूं कि मुझ में अभी भी वही कॉम्बैट सेंस है, वो मेरे रिग्रेसिंग से पहले था, और मैं कम अमाउंट में अपने मैजिक को भी सेंस कर सकता हूं। और मुझे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बॉडी को ट्रेन करना होगा, तो मुझे अभी से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। पर तभी कोई दरवाजा खोलते हुए कहता है, सायन! और इसे देखकर सायन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, एलिस तुम? और ये सायन की सिस्टर होती है, और वो सायन को गुस्से से पकड़कर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने सुना है तुमने फादर से बैटल फ्रंट में जाने के लिए पूछा है। और सायन काफी खराब हालत में कहता है, मुझे समझाने दो एलिस। ये सुनकर एलिस उसे छोड़ते हुए कहती है, ऐसा लगता है तुमने क्रैंस को हरा दिया तो तुम डीमंस को भी मार सकते हो, ये नहीं चलेगा सायन। और वो गुस्से से कहती है, मेरे साथ रूफटॉप चलो। अब हम उन दोनों को रूफटॉप पर आमने सामने देखते हैं, जहां एलिस कहती है, हम दोनों यहाँ पर सोर्ड फाइट करने वाले हैं। अगर तुम 3 मिनट तक मेरे अटैक से बच गए तो तुम बैटल फ्रंट पर जा सकते हो। जिसे सुनकर सायन कहता है, क्या सच में तुम में सब करने वाली हो? पर एलिस कहती है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्या तुम ये सब फैमिली टाइटल के लिए कर रहे हो? और सायन सोचता है, तो वो ये सब इस वजह से कर रही है, लेकिन मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब एलिस स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है, तो तैयार हो जाओ स्वॉर्ड फाइट के लिए। लेकिन सायन सोचता है, मुझे अभी आधा दिन भी नहीं हुआ क्रैंस से फाइट किए हुए, सच में ये दिन काफी बेकार है। लेकिन तभी एलिस अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जिसे देखकर सायन काफी हैरान हो जाता है। पर तभी सायन और एलिस की तलवारें आपस में टकराती हैं, जिससे वहां काफी बड़ा इम्पैक्ट होता है। और सायन को अपना अटैक ब्लॉक करता देख एलिस काफी हैरानी से सोचती है, ये नहीं हो सकता इसने मेरा अटैक ब्लॉक किया, लेकिन ये अभी बस 10 साल का है। लेकिन सायन सोचता है, क्या ये अपनी पूरी पावर का यूज करने वाली है अपने ब्रदर के ऊपर? और अब एलिस थोड़ी पीछे हो जाती है, और वो सोचती है, एक रैपियर बहुत हल्का होता है ब्लेड से, लेकिन फिर भी इसने मेरी लॉन्ग स्वॉर्ड के अटैक को पैरी कर दिया। और वो अपने गुस्से को छुपाते हुए सोचती है, ये बस इस बार लकी होगा। और वो सायन से कहती हैं, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाती हूं माय डियर सायन। ये सुनकर तो सायन काफी डर जाता है। अब एलिस उस पर काफी तेजी से अटैक करने लगती है, जिसे रोकने में सायन को काफी तकलीफ हो रही होती है। और अब एलिस ऊपर से सायन पर अटैक कर देती है, और सायन उसे रोक तो लेता है, लेकिन उसे काफी ताकत लगानी पड़ रही होती। और अब सायन उस सोर्ड को पैरी करते हुए एलिस पर अटैक कर देता है, और उस अटैक को अपनी तरफ आता देख एलिस काफी शॉक हो जाती है। और अब सायन थोड़ा घबरा जाता है, और वो अपनी सोर्ड को हल्का सा रोक लेता है, जिससे उन दोनों की सोर्ड आपस में टकरा जाती है, जिससे वहां एक ब्लास्ट होता है, और वो दोनों थोड़े पीछे हो जाते हैं। और सायन सोचता है, अगर मैंने अपनी सोर्ड को ट्विस्ट नहीं किया होता तो मैं उसे मार देता। और वो बताता है, मिस्ड सोर्ड्समैनशिप एक ऐसी स्किल है जिससे इमीडिएटली किसी को भी किल किया जा सकता है, और ये काफी हार्ड है किसी को बिना मारे फाइट करना, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेंथ में काफी लेक करता हूं। और वो परेशान होकर कहता है, अभी कितना टाइम है? 3 मिनट पूरे होने में,
और हम देखते सायन के हाथ काफी कांप रहे होते हैं और वो कहता है, मैंने अभी तक अपनी सोर्ड में माना को यूज करके एलिस के अटैक को ब्लॉक किया है, लेकिन अब मैं ऑलमोस्ट अपनी लिमिट पर पहुंच गया हूं। अब हम एलिस को देखते हैं। काफी गुस्से से कहती है, अर्थ और विंड मेरी सोर्ड में आ जाओ। ये सुनकर सायन हैरानी से कहता है, क्या यह 6 स्टार मैजिक का यूज करने वाली है? और हम एलिस को देखते जो काफी खतरनाक लग रही होती है और उसने अपनी ब्लेड में ऑरा यूज कर लिया होता है, जिसे देखकर सायन रोते हुए कहता है, क्या ये मुझे मारने का ट्राई कर रही है? और इधर एलिस बस यही सोच रही होती है, मैं हार नहीं सकती। और सायन कहता है, ये बस ओवर हो चुका है, जरा इसकी आंखों में तो देखो, क्या मैं इस कासल से नीचे जंप करूं या फिर इसके अटैक को ब्लॉक करूं? और वो एलिस की तरफ जाते हुए सोचता है, ये वर्क जरूर करेगा, मुझे इस पर ट्रस्ट है। और यहाँ पर बताया नहीं जाता सायन किस प्लान के बारे में बात कर रहा है, और वही एलिस ने अपने अटैक को रेडी कर लिया होता है। और सायन घबराकर कहता है, प्लीज जल्दी से आ जाना। और इधर एलिस सायन पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी कोई वहां पर आ जाता है और उसे देखकर सायन कहता है, वुल्कन तुम आ गए। और वुल्कन बड़ी आसानी से एलिस के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे वहां काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिसे दूर से भी देखा जा सकता है। और अब एलुकन कहता है, यंग मिस तुम अपने यंगर बॉर्डर को हर्ट करने वाली हो। और इधर सायन सोचता है, मैं बहुत खुश हूं ये यहां पर आ गया। और एलिस ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और वो सायन को गले लगाते हुए कहती हैं, मुझे माफ कर दो सायन, मैंने अपने माइंड को कुछ सेकंड के लिए लॉस्ट कर दिया था। मैंने ये सब इस किया कि मैं तुम्हें बैटलफील्ड में जाने से रोकना चाहती थी। और सायन मुस्कुराते हुए कहता है, ये बिल्कुल उसके जैसा है, वो हमेशा बहुत मेहनत करती है। और सायन बताता है, मेरी सिस्टर उन एलीट स्टूडेंट्स में एक थी जिसे ऑल सब्जेक्ट्स में S ग्रेड मिला था, और रॉयल एकेडमी में जहां टैलेंटेड स्टूडेंट्स गैदर होते थे, चाहे फिर उन्हें सोर्ड्समैनशिप, मैजिक और भी अदर फील्ड में स्टडी करने आते हैं, लेकिन वही मेरी सिस्टर ने एकेडमी में टॉप किया था। और ऊपर से उसकी ब्यूटी को देखकर कई सारे पीपल उसे गॉड्स का चाइल्ड भी कहते थे। और यंग एज में उसने सोर्ड्समैनशिप को ट्रेंड कर लिया था, और उसने अपने बड़े भाई एशेल वर्ड के साथ मिलकर कॉन्टिनेंट की प्रोटेक्शन की। लेकिन नाइट्स ऑफ लाइट में ज्वाइन होने के कुछ समय बाद वह मारी गई। और अब सायन एलिस को पकड़कर अपने में कहता है, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ये एलिस भी नोटिस कर लेती है, पर वो युल्कन से कहती है, मुझे याद आप तो ड्यूक गार्डियन नाइट हो, तो आप ड्यूक को छोड़कर यहाँ क्यों हो? तो ओल्कन कहता है, ड्यूक ने मुझे यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर दिया है और मैं ये आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे सीक्रेटली इन्हें फॉलो करना था। अब सायन अपने में कहता है, मैं जब ड्यूक के ऑफिस से निकला तभी से मुझे इनकी प्रेजेंस फील हो रही थी, लेकिन मैंने उसे ऐसा नहीं लगने दिया कि मुझे पता है उनके बारे में। और वो सीरियस होते हुए सोचता है, लेकिन फादर योल्कन को सीक्रेटली मेरे पीछे जाने को क्यों कहा? और हम एलिस को देखते हैं जो सायन की तरफ हल्के से मुस्कुराती है। और सायन बताता है, अगले दिन एलिस एकेडमी में चली गई और वो पुशअप मारते हुए कहता है, जाहिर है वो ग्रेजुएशन से पहले अपने फादर से मिलने आई थी, और मुझे ऐसा लगता है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, इसलिए मैं पिछले 2 सप्ताह से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ट्रेनिंग कर रहा हूं। और वो नीचे गिरते हुए सोचता है, लेकिन मेरी लिमिट अभी भी 10 पुशअप की है। मैं पिछले 2 सप्ताह से ऐसे ही मेहनत कर रहा हूं। पहले मैं अपनी स्ट्रेंथ पर काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन मुझे अब कोई सोल्यूशन चाहिए अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए। पर तभी वहां एमिली आते हुए कहती हैं, यंग मास्टर आपके लिए मिस एलिस ने कुछ भेजा है। ये सुनकर सायन कहता है, क्या सच में? और इधर एमिली काफी अजीब एक्सप्रेशन से कहती है, इसकी स्मेल काफी डिस्गस्टिंग है। और सायन बताता है, ये हेल हाउंड का ब्लड है जिसे मैंने एलिस से मांग था, क्योंकि ये काफी रेयर है और ये बस लिमेया वैली में ही मिलता है। लेकिन मैंने जो रूमर सुने थे कि ये आइटम ब्लैक मार्केट मिल सकता है, ये बात बिल्कुल सच थी। और वो उस ब्लड को बाउल में डालते हुए सोचता है, ये ब्लड डिमोनिक बीस्ट्स का है और इसकी स्मेल की वजह से इसे पॉइजनस ब्लड भी कहते हैं, और इसी वजह से इसे कोई यूज नहीं करता। लेकिन इसे पीने के बाद ये तुम्हारी स्ट्रेंथ और माना को परमानेंटली इंक्रीज कर देता है। लेकिन काफी पीपल को ये बातें गलत लगती हैं, पर मुझे पता है ये सच नहीं है, क्योंकि इसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। लेकिन सायन इसे देखकर थोड़ा घबरा रहा होता है, और पीछे से एमिली सायन से कहती हैं, यंग मास्टर क्या तुम इसे सच में पीने वाले हो? तो सायन मन में कहता है, डोंट वरी एमिली, मैं ही वो पर्सन हूं जिसने तुम्हारी कुकिंग स्किल को अडेप्ट किया है। और इसी के साथ सायन उसे पी जाता है, और वो सोचता है, मुझे याद है जब तुमने फर्स्ट टाइम मशरूम सूप बनाया था, और जैसे ही मैंने उसका फर्स्ट बाइट लिया था, मेरा हार्ट मानो कुछ पल के लिए रुक सा गया था। और सायन उसे पी लेता है, और वो काफी एनर्जी से कहता है, ये काफी बढ़िया है। जिसके बाद वो खड़ा होकर कहता है, अब मुझे बाहर वॉक पर जाना चाहिए। और वो मन में सोचता है, चलो देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। जिसके बाद सायन को बाहर देखते हैं और वो सोचता है,
मुझे काफी समय हो गया बाहर आए। इस टाइम का मैं 2 सप्ताह से वेट कर रहा था, क्योंकि इस टाइम युल्कन रेगुलर की तरह यहाँ पर नहीं है और यही सही टाइम है। जिसके बाद वो आगे जाते हुए बताता है, एक दिन एशेल को गॉड ऑफ लाइट लूमेंडेल का डिवाइन रेलिक मिला था, और जहां तक मुझे लगता है उस एंशंट हिडन टेम्पल को इन माउंटेन्स में ही होना चाहिए। और वो एक जगह देखकर कहता है, मुझे फुली बिलीव तो नहीं है, लेकिन मैं माना फ्लो से पता कर सकता हूँ, वो प्लेस यही होना चाहिए, और डिवाइन रेलिक को भी। जिसके बाद वो अपने रेड ऑरा को एक्टिवेट करके सोचता है, तो अभी इस प्लेस के बारे में सिर्फ मुझे पता है। जिसके के बाद वो अपने ऑरा को जमीन में डालने लगता है, जिससे वो जगह टूटने लगती है। और सायन हंसते हुए कहता है, एशेल में बेट लगता हूं तुमने ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। और हम देखते हैं वहां एक रास्ता ओपन हो जाता है, जिसे देखकर सायन कहता है तू नीचे चला जाए। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और अपना कमेंट जरूर से करना, जिससे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाऊं और उसे भी देखो। और अब हम देखते हैं सायन को, जो नीचे जाते हुए कहता है, ये काफी अलग है पिछली बार से जब मैं यहाँ आया था। और वो बताता है ये प्लेस एक एंशिएंट टेम्पल था और यहाँ गॉड ऑफ लाइट लुमेंडेल को सर्व किया जाता था। लेकिन सारी हिस्ट्री को यहाँ से मिटा दिया है, क्योंकि 300 साल पहले यहाँ गॉड्स और डीमन की वॉर हुई थी। और वो सोचता है, कौन इमेजिन कर सकता है कि एक ऐसी प्लेस भी एग्जिस्ट करती होगी कि इस माउंटेन के नीचे एक कासल हो। और सायन किसी आइटम को देखते हुए कहता है, मैं उसे देख सकता हूं और ये एक डिवाइन सोर्ड होती है। और वो बताता है ये सॉर्ड इस टेम्पल के ओनर की है। और हमें बताया जाता है लगभग 999 ईयर पहले जब ह्यूमैनिटी ने डीमन किंग की आर्मी को वेलियस से हराकर भगा दिया। लेकिन डीमन किंग की आर्मी काफी स्ट्रांग थी ह्यूमंस से, लेकिन ह्यूमंस ने एंशिएंट रेलिक्स को ढूंढ लिया, जिसे ये गॉड्स वेपनरी कहते हैं। और इन रेलिक की हेल्प से ह्यूमन विन कर पाए। लेकिन उन रेलिक्स में से एक डुरान डी आर्क एक होली सोर्ड थी, जिसे खुद गॉड ऑफ लाइट ने ब्लेस्ड किया था। और इस सोर्ड की वजह से ही ह्यूमंस डीमन से जीत गए थे। और फ्यूचर में मेरी डेथ होने वाली है इस सोर्ड से, जिसे एशेल पोजेस्ड करेगा। और अब सायन उस सोर्ड के पास आकर सोचता है, शायद डुरान डी आर्क में कुछ है मेरे रिग्रेशन को लेकर। जिसके बाद वो उसे टच करता है, लेकिन वो निराश होकर सोचता है, जैसा कि इससे उम्मीद थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और वो उसे गुस्से से किक करके आगे सोचता है, ये रूइंड मेरा मूड खराब कर रही है, मुझे अपना काम करके यहाँ से निकला चाहिए। और अब सायने बताता है, जैसे ही तुम सोर्ड की लाइट के पास से गुजरते हो, उसके पीछे एक छाया होती है जो किसी दूसरी दुनिया की तरह लगती है। और अब सायन को वो शैडो मिल जाती है और वो कहता है, एक बार को तो अगर तुम इसे देखोगे तो तुम्हें ये सोर्ड की शैडो लगेगी, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये कोई शैडो नहीं है, क्योंकि जहां लाइट होती है वहां डार्कनेस भी होती ही है। जिसके बाद सायन उस हिडन रूम को ओपन करने लगता है, जिसके बाद वहां एक रास्ता ओपन हो जाता है। और सायन बताता है ये पाथवे एक अलग रूम की तरफ जाता है, जो इस ऑल्टर ऑफ लाइट से भी हिडन है। और अब सायन उस रूम के अंदर देखने लगता है, जिसके बाद वो अंदर आते हुए कहता है, मैंने उसे देख लिया, ये काफी अच्छा है। और वो उस सोर्ड को पकड़ते हुए कहता है, ये मेरी सोर्ड है, डिमोनिक सोर्ड कैराम। और वो उस सोर्ड को बाहर निकालने लगता है, जिससे वहां काफी सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है। और अब सायन उस सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो उसे स्विंग करते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी अवेक नहीं हो? लेकिन सायन अपने मूड को बदलते हुए कहता है, ये फीलिंग सच में फेमिलियर है, मैं इससे किसी को मारना चाहता हूँ। लेकिन तभी एक शैडो हंसते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा बच्चे? क्या तुम्हें ये नहीं पता मुझे अवोकन करने से क्या हो सकता है? लेकिन सायन चील होकर कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोर्ड अब से मेरी है। पर वो शैडो कहती हैं, तुमने मुझे डिमोनिक सोर्ड को जगाकर अच्छा नहीं किया, और अब काफी लेट हो गई है, तो अब रिग्रेट मत करना बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी मेरी होने वाली है। ये बोलकर वो सायन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी सायन उसका गला पकड़ लेता है, जिससे वो शैडो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। जिसे देखकर सायन कहता है, तुम पहले इतनी जल्दबाजी नहीं थी। लेकिन वो शैडो सायन से गुस्से से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, और तुमने मुझे टच कैसे किया? जिसे सुनकर सायन हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये सोर्ड मेरी है। लेकिन तभी वो शैडो सायन पर अटैक कर देती है, पर सायन उस अटैक को बड़े आराम से डोज कर लेता है। और वो शैडो सायन से दूर होकर कहती है, आखिर तुम कौन हो? क्या तुम सक्सेसर हो? और तुम्हारे अंदर से एरू की ओरा मुझे कैसे फील हो रही है? तो सायन कहता है, तुमने सही कहा, मैं हूं एरू का सक्सेसर और तुम्हारा मास्टर भी। तो जल्दी से मेरे सामने बो डाउन करो, डिमोनिक सॉर्ड कायराम। तो गाइज अब से मैं इसे कायराम कहने वाला हूं, क्योंकि शैडो थोड़ा अजीब लगता है। और अब कायराम गुस्से से सायन से कहती है, तुम बेस्टर्ड बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जिसके बाद उन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होने लगती है और सायन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए सोचता है, मुझे पता था
ये ऐसे ही बोलेगी क्योंकि इस डिमोनिक सोर्ड का फाइनल गोल एक ही है, यूजर की बॉडी को पोजेस करना, और इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं है इस पर इजी होने को। और अब कैरम गुस्से से सायन पर अटैक करने के लिए उसके काफी पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर सामन हल्के से मुस्कुराता है और तभी डिमोनिक सोर्ड कंट्रोल को एक्टिव कर देता है, जिससे कैराम पर काफी हैवी प्रेशर पड़ने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और सायन कहता है, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा, तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो अपने ओनर के रूप में? देखो मैं कितना नाइस हूँ। लेकिन कायरम उसकी बात का जवाब नहीं देती है और वो गुस्से से सायन से पूछती है, तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो, एरोगेंट बच्चे। लेकिन सायन दोबारा से डिमोनिक सोर्ड कंट्रोल का यूज करता है, जिससे कायराम पर और ज्यादा प्रेशर लगने लगता है। लेकिन सायन यहाँ पर नहीं रुकता और वो 2 से 3 बार डिमोनिक सोर्ड कंट्रोल का यूज कर देता है। और हम देखते हैं कायरम को जो आधी जमीन में दस गई होती है और सायन उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही वो सायन से कहती है, ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ ह्यूमन। लेकिन तभी सायन डिमोनिक सोर्ड कंट्रोल पूरा कह पाता उससे पहले ही कैराम सायन को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है। और अब सायन अपने मन सोचता है, चलो मेरा यहाँ का काम तो पूरा हुआ। जिसके बाद सायन वहां से बाहर आ जाता है और अब कैरम कहती है, बहुत टाइम हो गया फ्रेश एयर में सांस लिए हुए, अब मैं रिफ्रेशिंग फील कर रही हूँ। और वो सायन पूछती है, हे मास्टर तुम्हारा नाम क्या है? तो सायन कहता है, मेरा नाम सायन वर्ट है। जिसे सुनकर कैराम कहती है, क्या सायन एरू ने तुम जैसे बच्चे को चूज किया सच में? तो सायन उसे कहता है, हाँ चूज किया मेरी पास्ट लाइफ में। जिसे सुनकर कैराम हैरानी से कहती है, पास्ट लाइफ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पर सामन उसे बताता है, मैं पहले भी मर चुका हूँ। जिसे सुनकर तो कैराम उसे अजीब तरह से देखने लगती है। और अब सायन होली सोर्ड के पास आ जाता है, जहाँ कायरम सायन को बताती है ये अभी भी सो रही है। जिसे सुनकर सायन कहता है, अभी भी 20 ईयर और लगेंगे इसके ओनर को यहाँ आने में। जिसे सुनकर कायरम सायन से कहती है, तुम बोल ऐसा रहो हो जैसे कि तुम्हें फ्यूचर पता है। लेकिन सायन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपनी सोर्ड से होली सोर्ड का ऊपर का हिस्सा काट लेता है। जिसे देखकर कैराम काफी शॉक होते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तो सायन कहता है, किसे पता इस आइटम से फ्यूचर में कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना।